सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। ये प्रैक्टिस एग्जांपल्स हम सैलरी के चैप्टर की सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ये प्रीवियस एग्जांपल आपने कल कर ली थी। अब ये नेक्स्ट जरा हम देखते हैं। अगर ये आपको अगर देख पढ़ा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे आ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर। चलो जी, दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट मिस्टर बाबर। He was appointed as supervisor with the HFL on 1st July 2019. His salary and benefits during tax year 2022 are as follows. 1 जुलाई 2019 से अपॉइंट हुआ और ये टैक्स ईयर 2022 की डिटेल्स दी हुई हैं आपको। बेसिक सैलरी बताया हुआ है, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद नेक्स्ट एक आइटम है 9 लाख फॉर साइनिंग अ बॉन्ड विद HFL। अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड बाबर वुड नॉट रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट। सो एक रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर कि उसने रिजाइन नहीं करना है। उसके बाद एक ऑप्शन है शेयर ऑप्शन। नेक्स्ट इज बाबर रिसीव्ड 9 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड, टोटल टैक्स है। अच्छा, सो हम ऐसा करते हैं कि इसकी एक वर्किंग बना लेते हैं और एक एक आइटम करके इसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी विल मेक अ वर्किंग, आई कॉल इट वर्किंग 1। और ये सैलरी की वर्किंग होगी जी। इसमें 3 हेडिंग्स हम बना देंगे, एक ग्रॉस, दूसरा एग्जेम्प्ट और तीसरा टैक्सेबल। आइटम 1 बाय 1 देखते जाए। सबसे पहला आइटम इज बेसिक सैलरी 2,50,000 पर मंथ। तो इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, इसलिए ये सारा टैक्सेबल होगा। तो बेसिक सैलरी, तो टैक्स लॉ के अंदर किसी भी अमाउंट को टैक्स करने के लिए एक ही क्राइटेरिया हमारे पास कि अगर वो एग्जाम्प्ट नहीं है तो फिर वो टैक्सेबल है। 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। इसको कैलकुलेटर आपके पास है? रखा हुआ है किसी ने कैलकुलेटर? नहीं लाए हुए? कैलकुलेटर्स होने चाहिए आपके पास ना। सॉल्व आपने करना है इंटू 12, सो इज 3 मिलियन। सो 3 मिलियन एग्जाम्पशन में कुछ भी नहीं आएगा और 3 मिलियन सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम इज मेडिकल अलाउंस 28,000 रुपये पर मंथ। तो मेडिकल अलाउंस इज 28,000 पर मंथ। अगर बनाए तो कितना बनता है? करें सॉल्व। 3,36,000, 3,36,000। और मेडिकल अलाउंस से मतलब अलाउंसेस, अलाउंसेस को हमने हमने हर बार ही ना रिपीट कर लिया करना है ताकि ये पक्का हो जाए हमारे दिमाग में। तो अलाउंसेस के केस में रूल ऑफ थंब क्या है कि अलाउंस जौन सा भी आएगा इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि आप एम्प्लॉय का जो एक्चुअल एक्सपेंस है उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे सिवाय मेडिकल अलाउंस के। ठीक है जी। मेडिकल अलाउंस जो है उसमें कितनी एग्जाम्पशन है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी। लेकिन अगर आपको साथ में मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो फिर हमें मैट्रिक्स में जाके देखना पड़ेगा कि अगर मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही हो तो फिर मुझे क्या करना है। अलाउंसेस के अंदर अगर कोई अलाउंस आपको मिल रहा है ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए, ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए, तो वो क्या होता है? वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। ऑफिशियल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कोई अलाउंस मिले। लेकिन अगर यही ऑफिस एक्सपेंसेस वाला अलाउंस अगर आपको फिक्स अमाउंट सैलरी में शामिल करके दी जाए तो फिर ये क्या हो जाती है? ये टैक्सेबल हो जाती है। ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए जो अलाउंसेस मिलते हैं उसमें 2 अलाउंस ऐसे हैं जो टैक्सेबल हैं। कौन कौन सा? कन्वेंस और एंटरटेनमेंट। ये सारी प्रोविजंस हैं, ये हम सैलरी के चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं। और कहाँ पे पढ़ी है हमने? सैलरी के चैप्टर में ये जो मेडिकल फैसिलिटी वाली स्लाइड है इस पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारा वो मिल जाएगा कि मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट है और अगर फैसिलिटी हो तो फिर क्या करना है। तो ये एक स्लाइड रेलेवेंट है हमारे लिए। और इसके अलावा जो एग्जाम्पशंस के अंदर हमने स्पेशल अलाउंस वाली स्लाइड पढ़ी थी,
इसमें हमने कहा था कि कोई भी अलाउंस जो ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए मिले वो एग्जाम्प्ट होता है सिवाय कन्वेंस और एंटरटेनमेंट के, और साथ में कोई अलाउंस अगर मंथली सैलरी में मिल रहा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता है। तो ये अलाउंसेस से मुतालिक सारी कहानी है जी। तो अलाउंसेस के केस में अब आप क्या करोगे, मेडिकल अलाउंस को क्या करना है आपने, 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट करना है। लेकिन सवाल में अभी मुझे ये नहीं पता कि मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ इसको एग्जाम्शन वाले खाने को खाली छोड़ देता हूँ और सवाल को आगे पढ़ना शुरू कर देता हूँ कि सवाल में आगे और इन्फॉर्मेशन क्या है। ओके जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज रुपीज सॉरी हाउस रेंट अलाउंस एक मिल रहा है 1,20,000 पर मंथ। तो हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000 पर मंथ है। इसको कैलकुलेट करें कितना बनता है, 14,40,000। इसमें एग्जाम्शन कुछ नहीं है, 14,40,000। अगेन अलाउंसेस वाला ट्रीटमेंट अप्लाई करना है। हाउस रेंट अलाउंस के केस में एक एहतियात आपने खास तौर पे ये रखनी है कि अलाउंसेस को सॉल्व कर, हाउस रेंट अलाउंस के केस में बाज दफा कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट, और वो कौन सा रूल अप्लाई कर देते हैं, ये वाला 45% ऑफ एमटीएस ऑफ बेसिक सैलरी। ये नहीं करना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हाउस रेंट अलाउंस के साथ। इसका ताल्लुक किसके साथ है, जब आपको अकोमोडेशन दी जाए, ये अकोमोडेशन की मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वाला कानून इस्तेमाल करेंगे। तो हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000 को सारे के सारे को मैं क्या कर दूंगा, टैक्सेबल कर दूंगा जी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आइटम क्या है, ₹9,00,000 फॉर साइनिंग अ बॉन्ड विद HFL। अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड बाबर वुड नॉट रिजाइन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 30 जून 2022। तो ये एक परफॉर्मेंस बॉन्ड है, एक पाबंदी है उसके ऊपर। 9,00,000 रुपए उसको सिर्फ इस बॉन्ड को साइन करने के मिले हैं कि उसने 30 जून 2022 तक उसने रिजाइन नहीं करना है। तो ये अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने सैलरी की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो हमने इसमें एक आइटम पढ़ा था प्रॉफिट्स इन ड्यू ऑफ सैलरी, और इसमें हमने क्या चीजें पढ़ी थी, यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 4, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एक्सेप्ट चेंजेस टू कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट टू एनी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। अगर वो अपने ऊपर किसी रिस्ट्रिक्शन को कबूल कर लेता है और उसके कोई कंसिडरेशन लेता है तो वो भी सैलरी इनकम का पार्ट है, और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी के तौर पे वो टैक्स होता है। ठीक है जी। सो जो परफॉर्मेंस बॉन्ड के इसने पैसे लिए 9,00,000 रुपए, ये मेरी सैलरी इनकम का पार्ट बनेंगे। और साइनिंग ऑफ बॉन्ड, ये 9,00,000 लमसम रुपीज है, इसमें कोई एग्जाम्शन नहीं है, इसलिए मैं इसको सारे के सारे को क्या कर दूंगा, टैक्सेबल। नेक्स्ट आइटम है जी, एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड टू बाबर इन अगस्त 2020 टू एक्वायर 2,500 शेयर्स इन HFL's पेरेंट कंपनी MP listed on Hong Kong Stock Exchange. However, the option was exercisable after completion of 1 year of service with HFL. Babar paid an amount equivalent to 2 lakh to acquire the option when the fair market value of the option was 2,50,000. On 1st September 2021, he paid an amount equivalent to 3 lakh to acquire the shares in MP. The shares were issued to him on 15 September 2021 when the market value of shares was 375। तो आप पैराग्राफ पढ़ के आपको ये तो आइडिया मिल गया कि ये एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन वाला जो है क्वेश्चन है, एरिया है। तो इसके इस एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन जब भी आपको सवाल में नजर आए तो आपको मेरा मशवरा ये है कि आप फौरन से क्या करें, एक डिसीजन ट्री बना लें, रफ वर्क में जाके एक डिसीजन ट्री बना लें। और वो डिसीजन ट्री कौन से वाला होगा, जो आपने ये इस स्लाइड के ऊपर पढ़ा हुआ है कि एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन के केस में क्या ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये जो डिसीजन ट्री है ये मैं इधर अपनी रफ वर्किंग में बना लूंगा कि जिस वक्त एम्प्लॉय को ऑप्शन मिलेगा तो टैक्स लॉ कहता है कि कुछ भी, नथिंग टैक्सेबल। ये पहला ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद इस ऑप्शन के साथ दो सलूक हो सकते हैं। नंबर 1 ये कि ऑप्शन को क्या कर दें, आप सेल कर दें या डिस्पोज ऑफ कर दें। और दूसरा क्या किया जाता है, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज। अगर ऑप्शन को सेल आउट कर दोगे आप तो फिर क्या करना होता है, जो भी कंसिडरेशन आए उसमें से माइनस कर दो जो भी आपका खर्चा हुआ है अभी तक,
और जो जवाब है उसको किधर ले जाओ, सैलरी में। ठीक है जी। और अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, यानी आपने ऑप्शन दिया और बदले में शेयर खरीद ले लिया, तो फिर अब आपके पास क्या आ चुका है, शेयर आ चुका है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो अब ये जो शेयर आपके पास आया, ये इस शेयर के ऊपर हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन हो ऑन ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है तो ऐसी सूरत में क्या करना है आपको, नथिंग टैक्सेबल। बिल्कुल ठीक है। ये एक दो दफा आप जब लिख लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा, फिर ये तफसील में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। या अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो, नो रिस्ट्रिक्शन, तो फिर क्या करना होता है, फिर आपने देखना होता है कि शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, उसमें से माइनस कर दें जितना भी आपका खर्चा हुआ है, और ये जो जवाब है इसको किधर ले जाएं, सैलरी इनकम में। इससे आगे कैपिटल गेन्स का सिनेरियो है, वो फिर कैपिटल गेन्स के चैप्टर में देखेंगे। अभी यहाँ तक मैंने सवाल को भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, एग्जाम्पल को भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इसी लेवल तक कि सैलरी के, चूंकि हम चैप्टर में हैं तो वहीं तक सॉल्व करेंगे। सो अब मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता जाऊंगा और अपने इस डिसीजन ट्री में डालता जाऊंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि सैलरी इनकम में क्या क्या जाने वाला है। तो टैक्स ईयर में कब से कब तक का है मेरा, 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा और 30 जून 2022 को खत्म होगा। अब मुझे सवाल पढ़ के ये देखना है कि कौन से इवेंट्स हैं इस, ये जो मैंने जितना भी डिसीजन ट्री बनाया है, इसमें क्या ये वाला इवेंट ऑप्शन मिला, या मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, ऑप्शन को सेल किया, शेयर मेरे पास विदाउट रिस्ट्रिक्शन आए या रिस्ट्रिक्शन आए, इनमें से कौन कौन से इवेंट हैं जो मेरे इस टाइम पीरियड के अंदर फॉल करें। तो जो टाइम इस टाइम पीरियड में फॉल करेंगे उन्हीं का ट्रीटमेंट मैं करूंगा ना, क्योंकि मैं अपनी टैक्सेशन बना रहा हूँ टैक्स ईयर की, तो मैंने उसी टाइम पीरियड की अपनी पे अपनी कैलकुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है। So option was granted to Babar in August 2020 to acquire 2500 shares in HFL's parent company MP listed on Hong Kong Stock Exchange. However, the option was exercisable after completion of 1 year of service with HFL. अब पहले तो ये देखो कि ऑप्शन इसको कब मिला है, अगस्त 2020 में, लेकिन इस ऑप्शन को वो क्या कर सकता था, एक्सरसाइज कर सकता था। इस ऑप्शन को क्या कर सकता था, एक्सरसाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। तो अगर अगस्त 2020 में उसको ऑप्शन मिला है, कब मिला है, अगस्त 2020 में, तो वो एक्सरसाइज कब कर सकता होगा, जब 1 साल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कब कंप्लीट होगा, जुलाई 2021 में, ऐसा ही है ना। 1 साल कंप्लीट, अगर अगस्त फर्स्ट करेंगे, 1 अगस्त से अगर उसकी जॉब्स, उसको ये ऑप्शन मिल गया है, तो फिर ये 1 साल कंप्लीट कब होगा, 31 जुलाई को होगा ना, 31 जुलाई को। क्यों जी, क्लियर, समझ आ रही ना बात। ओके, सो ये ऑप्शन ये एक्सरसाइज कर सकता था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। However, the option was exercisable after completion of 1 year of service with HFL. Babar paid an amount equivalent to Pak rupees 2 lakh to acquire the option. ये ऑप्शन उसने जब खरीदा था, इस ऑप्शन को एक्वायर किया था, तो कितने पैसे पे किए, 2 लाख रुपए। ये खर्चा है कि आमदनी है, खर्चा है ना, बाबर की जेब से पैसे गए हैं, तो आउटफ्लो है। और ये ऑप्शन उसने एक्वायर करने के 2 लाख रुपए पे किए थे व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑप्शन वाज 2,50,000। और उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन की जो थी वो कितनी थी, 2,50,000। अब आपने इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनर अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसका मेरा इस कैलकुलेशन में कहीं नाम नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है, तो मेरे लिए वो एक गैर जरूरी इंफॉर्मेशन। तो अब ये जो ऑप्शन था ये 2 लाख में उसने खरीदा है, लेकिन इसकी ऑप्शन की वो मार्केट वैल्यू बता रहा है आपको कितनी है, 2,50,000। ऑप्शन की मार्केट वैल्यू का मेरी सारी कैलकुलेशन में कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, किसकी मार्केट वैल्यू का रोल आता है, जिस वक्त मैं शेयर एक्वायर कर लेता हूँ ऑप्शन के बदले में और फिर उसकी मार्केट वैल्यू मेरे इस्तेमाल में आती है। तो ऑप्शन की तो मार्केट वैल्यू कहीं मेरी कैलकुलेशन में आई नहीं रही, तो इसका ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका मुझे कुछ नहीं करना है। ऑन 1 सितंबर 2021 ही पेड एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 लाख टू एक्वायर द शेयर्स इन एमपी। फिर उसने क्या किया कि मजीद कुछ पैसे पे किए, कितने,
एक्सरसाइज किया ऑप्शन को, और 3 लाख रुपए इसने मजीद पे कर दिए, और अब इसके पास क्या आ गया, शेयर का मालिक बन गया, एक्सरसाइज कर लिया ना इसने। द शेयर्स वर इशूड टू हिम ऑन 15 सितंबर 2021 व्हेन फेयर मार्केट वैल्यू वाज इक्विवेलेंट टू 375 पर शेयर। अब ये जब इसके पास शेयर आ गए तो अब फेयर मार्केट वैल्यू कितनी बताई हुई है शेयर की, 375। कितने शेयर उसने खरीदे हैं, 2500 शेयर है, देखें ये लिखा नजर आ रहा है ना, टू एक्वायर 2500 शेयर, और 375 का शेयर है मार्केट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे अभी जो कैलकुलेशन बना रहा हूँ कितनी बनेगी, 375 इंटू 2500, 93,7500, ठीक है, 9,37,500, ओके, 9,37,500, ये फेयर मार्केट वैल्यू है। और अभी तक जो मैं खर्चा कर चुका हूँ वो कौन कौन सा है, एक 3 लाख और एक 2 लाख, ये दो खर्चे मैं कर चुका हूँ। तो ये 5 लाख रुपए में क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। जो जवाब आएगा वो कितना है, 4,37,500, ये किधर चला जाएगा, चल रही। तो ये आपने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ली, और यहाँ पे अब आप लिख दोगे जी, रिस्ट्रिक्शन जो है वो किसके ऊपर थी, देखें जरा किसके ऊपर है, however the option was exercisable after completion of 1 year। तो ये तो ऑप्शन एक्सरसाइज करने पे रिस्ट्रिक्शन थी ना, ठीक है, शेयर के बेचने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सवाल में नहीं बताई। तो इसका मतलब मैंने वो कैलकुलेशन अपनी जो बना ली उसको अब मैं यहाँ लिख दूंगा, शेयर ऑप्शन स्कीम, और इससे कितने पैसे मैं लेकर आऊंगा, 4,37,500। नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 2021 बाबर रिसीव्ड 9 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट अंडर एन एग्रीमेंट फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर सुल्तान हॉस्पिटल लिमिटेड। तो ये क्या चीज मिल रही है इसको, टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होते हैं कि जब आपकी मुलाजमत खत्म हो जाती है तो आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ पैसे ग्रेजुइटी के या कोई भी जो फंड उसने बनाया हुआ है आपको, वहां से वो आपको पैसे देते हैं। तो टर्मिनेशन बेनिफिट्स आपको मिले हैं कितने, 9 लाख रुपए के। तो ये जो टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं क्या ये सैलरी का पार्ट बनेंगे, क्योंकि अब ये सुल्तान हॉस्पिटल का एम्प्लॉई नहीं है। तो इसके लिए हम रेफर करेंगे किसको, अगेन प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरीज में आपने देखना है जाके। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरीज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर वॉलंटरी बेसिस और अंडर एन एग्रीमेंट। तो जो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जो पैसे मिल रहे होते हैं, पहली चीज तो ये क्लियर, ही पॉइंट नंबर सेकंड जो लिखा हुआ है, इससे आपको क्या समझ आ गया, क्या समझ आ गया कि ये जो टर्मिनेशन बेनिफिट आपको मिला ये सैलरी का ही पार्ट बनेगा। लेकिन मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयर से है ना, इस वक्त वो उसका एम्प्लॉय तो नहीं है सुल्तान हॉस्पिटल का, तो फिर क्या करेंगे, फिर भी सैलरी का पार्ट बनाएंगे। इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा ये वाला, ये जो स्लाइड हमने पढ़ा था, अमाउंट ऑफ परक्विजिट ट्रीटेड एज रिसीव्ड एज एंड व्हेन इट हैज बीन पेड और प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर थर्ड पार्टी अंडर एग्रीमेंट बाय द पास्ट एम्प्लॉय, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर पास्ट एम्प्लॉयर से भी आपको मिला है, लेकिन शर्त ये है कि एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप से मिल रहा हो, तो इसका मतलब ये 9 लाख रुपए जो मिले आपको टर्मिनेशन बेनिफिट के, ये बिल्कुल टैक्सेबल होंगे। सो टर्मिनेशन बेनिफिट्स, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ। सुल्तान हॉस्पिटल से कितने का मिला इसको, 9 लाख रुपए का। तो ये 9 लाख रुपए बिल्कुल मेरी सैलरी इनकम का पार्ट बनेंगे, इसमें एग्जाम्पशन कुछ नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं उसके अंदर, ये दोबारा मैं इसी स्लाइड पे जा रहा हूँ, अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमने एक रेड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। और रेड बॉक्स में क्या बात लिखी हुई है, उसमें लिखी हुई है कि टैक्स पेयर हैज एन ऑप्शन टू गेट इट टैक्स एट 3 years एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इन अमाउंट के केस में टैक्स पेयर के पास क्या है, चॉइस है,
वो चाहे तो इसको 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स कर ले या फिर नॉर्मल तरीके से टैक्स कर ले। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके नोट कर लिया अपने पास कि जब मैं टैक्स कैलकुलेट करने लगूंगा तो इस फिगर के केस में मेरे पास एक चॉइस है, मैं वो चॉइस एक्सरसाइज करके देखूंगा और देखूंगा कि फिर मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 9,05,000। तो 9,05,000 विदहोल्डिंग टैक्स है। ये तो हमारी किस कैलकुलेशन में किस जगह आता है आपको मालूम होना चाहिए अब कि हमने जिस वक्त इसकी कैलकुलेशन बनानी है सैलरी, अभी तो सिर्फ सैलरी का ही हेड ऑफ इनकम है ना, तो इसको जरा आसान रख लेते हैं। सैलरी के हेड ऑफ इनकम में जो भी अमाउंट आएगी वहां से मैं पहुंचूंगा किसके ऊपर, टैक्सेबल इनकम। शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं है, तो टैक्सेबल इनकम पे पहुंच गया मैं। ठीक है जी। तो जब मैं टैक्सेबल इनकम पे पहुंच जाऊंगा तो फिर मैं टैक्स इम्पोज्ड कैलकुलेट करूंगा। टैक्स क्रेडिट्स भी कोई नहीं है तो फिर सिर्फ क्या माइनस कर दूंगा, विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेरा ख्याल लगा लें तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कैलकुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो आपको एक्चुअली तो फॉलो करना चाहिए कौन से वाला, जो मैंने टैक्स रिजीम्स की स्लाइड पे आपको दिया हुआ है, ये वाला, ये पूरा सीक्वेंस है। लेकिन अब जो चीजें नहीं है जैसे हेड ऑफ इनकम नहीं है, डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, टैक्स क्रेडिट्स नहीं है, तो हम सीधे जो आइटम्स हैं सिर्फ वही ले लेते हैं। अच्छा जी, अब विदहोल्डिंग टैक्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि हमसे स्किप ना हो जाए। कितनी अमाउंट बताई हुई है? विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सैलरी इज 9,05,000। तो ये 9,05,000 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि ये अमाउंट कहीं मैं स्किप ना कर दूँ। और लास्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है इसने कि हिज टोटल असेस टैक्सेबल इनकम एंड टोटल टैक्सेस पेड देयर ऑन ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स इज 10,500,000 एंड 12,60,000। तो ये पिछले 3 सालों का टैक्स भी बता रहा है और आपको इनकम भी बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या चीज, 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? ये अगेन उसी स्लाइड पे अगर आप चले जाओगे, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी वाली स्लाइड पे, तो वहां पे हमने क्या तरीकेकार लिखा हुआ है कि लास्ट 3 इयर्स टैक्स लाइबिलिटी को डिवाइड कर दें लास्ट 3 इयर्स टैक्सेबल इनकम के साथ। तो बहुत ही आसान है। अब दोनों फिगर्स आपको दी हुई हैं, एक 12,60,000 और एक 10,500,000। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 12,60,000 और 10,500,000। तो यहाँ से एक रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा मेरे पास, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो सॉल्व करें। 12,60,000 डिवाइड बाय 10, इसका परसेंटेज ले लेते हैं, कितना बना? 12%? नहीं, 12%। ये मेरे पास 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया। अब मैं जरा अपने सवाल को कंक्लूड करने लगा हूँ और इसके लिए मैं चले जाता हूँ अपनी वर्किंग के ऊपर। सबसे पहले ये वर्किंग को टोटल कर लेते हैं। टोटल करें जी, इन फिगर्स का क्या बनता है? हाँ बोलो। 66,77,500। किसी और ने किया है कैलकुलेट? सेम आ रहा है? चले, 66,77,500। तो 66,77,500 टैक्सेबल इनकम आ गया 66,77,500। अब देखिए इस सवाल के अंदर जो नई चीज है वो क्या है कि आपकी ये जो इनकम है, कौन सी वाली इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये टैक्सेबल इनकम। इसमें आपके पास अब चॉइस मौजूद है कि आप या तो रास्ता नंबर 1 पर चले जाओ या रास्ता नंबर 2 पे चले जाओ। रास्ता नंबर 1 क्या है कि ये जितनी भी टैक्सेबल इनकम बनी, देखो कि सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड, क्योंकि सैलरी का ही हेड ऑफ इनकम है इसलिए
ये सैलरीड पर्सन ही होगा। तो हम सैलरीड पर्सन का जो भी टैक्स रेट है वो इसके ऊपर लगा देते हैं, स्लैब लगा देते हैं। ठीक है जी, तो सैलरीड पर्सन का स्लैब रेट पे चले जाओ। ठीक है जी, तो सैलरीड इंडिविजुअल और 66 लाख रुपए अगर हैं तो ये स्लैब कौन सा बनेगा? 7 स्लैब बनेगा 6,70,000 प्लस। हाँ, उमर कह रहे हैं मेडिकल अलाउंस तो हमने ऐड नहीं किया। ठीक है, सही बता रहे हैं, ये मिस कर गए ना यहाँ पे हम, ये वाला, ये मिस कर गए। ठीक है उमर, थैंक यू। तो ये इसमें 10%, ये हमने छोड़ किस लिए दिया था? इसलिए छोड़ दिया था कि अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी सवाल में होगी तो उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। 10% ऑफ बेसिक सैलरी कितना बनता है? 3 लाख। इसमें ये एग्जाम्प्ट होगा, तो बाकी 36,000। करें जी ऐड इसको, जो 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 आंसर था उसी में 36,000 ऐड कर लो। 6 6,713,500। 6,713,500। 6,713,500। ओके जी, सो मेरे पास जो स्लैब है वो सेम है, चेंज तो नहीं हुआ ना? ठीक है, 6,70,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। तो टैक्स की जो कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन नंबर 1 बन रही है टैक्स इम्पोज की, वो क्या बन रही है? 6,70,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। 5 मिलियन से कितना ज्यादा है? 1713500। चलो जी, इसको जरा सॉल्व करें, क्या बनता है? 10,55,500। हाँ, 38। ठीक है, 105। क्यों जी, यही आ रहा है? 105, 10,55,538। ठीक है, 10,55,538। तो ये मैंने फिगर नंबर 1 कैलकुलेट कर ली। अब दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि इधर एक अमाउंट थी, इस सैलरी में एक अमाउंट शामिल हुई हुई है जिसमें मेरे पास चॉइस थी, 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो वो अमाउंट कौन सी थी? जरा उस अमाउंट पे जाते हैं। वो कौन सी अमाउंट थी? ये 9 लाख। तो 9 लाख के केस में मेरे पास चॉइस है कि मैं अब ये सेकंड तरीके में क्या करूंगा कि 9 लाख के केस में मेरे पास चॉइस है कि मैं उसके ऊपर 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगा सकता हूँ, जो कि कितना था? 12%। तो ये कैलकुलेट करें कितना आता है? 1,08,000। ये 9 लाख के ऊपर टैक्स बन गया। अब जो मेरी टैक्सेबल इनकम थी वो कितनी है? 6,713,500। तो 6,713,500, इसमें से 9 लाख के ऊपर तो मैं 12% रेट लगा चुका हूँ। तो बाकी इनकम कितनी बच गई? माइनस कर दो इसमें से 9 लाख। 5,813,500। ये अमाउंट बच गई जो 9 लाख के अलावा है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में अगर मैं ये बोलूं कि मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो कितनी है? वो ये दो अमाउंट्स हैं, 9 लाख और ये वाली। ठीक है, अब ये जो बाकी अमाउंट बच गई है, इसके ऊपर मैं कौन से स्लैब रेट्स लगा दूंगा? जो भी सैलरी वाले हैं। ठीक है, सो 5,813,500, इसके केस में स्लैब कौन सा बन रहा है? सेम, 6,70,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग। सो यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें। 6,70,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन, वो कितना है? 813,500।
कितना आ गया? 8,53,038, 853,038। तो ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ और ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ, इसको अगर हम क्या कर लें, प्लस कर लें, तो कितना बन जाता है? 9,61,038। सो हमने मेथड नंबर 1 में क्या किया, हमने पूरी की पूरी टैक्सेबल इनकम जो थी उसके ऊपर सैलरी का स्लैब रेट लगा दिया। ये मेरा था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ कि टैक्सेबल इनकम को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ, एक 9 लाख और दूसरा जो भी बैलेंस सैलरी इनकम बढ़ रही है। ये जो बैलेंस बच रहा है इसके ऊपर सैलरी का रेट लगा रहा हूँ, इस 9 लाख के ऊपर 3 इयर्स एवरेज रेट लगा रहा हूँ, और फिर जो टैक्स बन रहा है उसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो एक टैक्स की फिगर यहाँ पे बन गई, एक टैक्स की फिगर यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो जो दो फिगर्स बनी है वो कौन कौन सी हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। और इसमें मेरे पास चॉइस है, यानी ये टैक्स पेयर के पास क्या थी, चॉइस थी कि वो चाहता तो ये टैक्स कैलकुलेट कर ले या ये कर ले। तो आप क्या मशवरा देंगे टैक्स कंसल्टेंट होते हुए कि यार ये वाला ऑप्शन ले लो, ये बेहतर है, ठीक है। तो टैक्स लॉ ने जो सेकंड ऑप्शन जो है वो बेहतर है। सो 961,038 विल बी टैक्स इम्पोज 961,038। इसमें से आप विदहोल्डिंग टैक्स माइनस कर देंगे और करो माइनस, कितना आता है, 56,038। सो ये इसकी टैक्स डिमांड बन जाएगी, ठीक है जी। ओके, इस न्यूमेरिकल में अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो वो आप पूछेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। रेपिटेशन के लिए फिर आप रिकॉर्डिंग चूंकि मैं अवेलेबल कर रहा हूँ आपको, तो फिर आप देख लेंगे वहां से। क्लियर है जी? हाँ हाँ पूछे। हाँ हाँ, जिस वक्त आपकी जो कंपनी जो है अगर वो रेजिडेंट ना हो और नॉन रेजिडेंट कंपनी का शेयर आप बेचें, तो वो फिर डेफिनेटली फॉरेन सोर्स इनकम होती है, ऐसी। जी, और कोई सवाल चैट में, कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर, चले जबरदस्त हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। वजाहत एज 48 ईयर्स, पेज ओपन कर लो। Is marketing manager with NPL, a company engaged in manufacture and supply of tissue papers. The details of his monthly emoluments are as follows. जरा जबानी बताते जाएंगे। 70,000 को क्या करूंगा, टैक्सेबल करूंगा या एग्जेम्प्ट करूंगा? टैक्सेबल। डीएनएस अलाउंस, अलाउंसेस के ऊपर सारा वही ट्रीटमेंट, सारे अलाउंस टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस सारा टैक्सेबल। In addition to above, Wajahat was also provided the following: Provident Fund contribution 8,400 per month to recognize Provident Fund. An equal amount per month was contributed by Wajahat to the fund. Interest income of 3,91,000 at the rate of 20% of accumulated balance of Provident Fund was credited to his Provident Fund account. Reimbursement of electricity. So ये Provident Fund, इस सवाल के अंदर जो खास चीज है वो ये वाली एडजस्टमेंट है कि Provident Fund का जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्या करना है। Reimbursement of electricity bills during the year amount to ₹60,000। ये एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो उसको एक्चुअली रीइंबर्स किया जा रहा है, और अगर एम्प्लॉय का कोई भी उसका पर्सनल एक्सपेंस को रीइंबर्स किया जाए तो वो सैलरी इनकम का पार्ट बनता है, ठीक है जी। तो अब इसमें सिर्फ एक ही चीज है, और वो है ये प्रोविडेंट फंड जो एक्चुअली आपने समझना है कि इसको मुझे क्या करना है। ये देखें जरा, ये सैलरी की डिटेल्स में क्या है, मंथली है कि एनुअली है? मंथली है। तो मैं अगर जल्दी से इसको रफली सॉल्व करूं तो यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक सैलरी, आधा सॉल्व करूंगा, आधा आप खुद करेंगे, फिर आंसर भेजना मुझे, मैं बताऊंगा कि ठीक बनाया या नहीं। बेसिक सैलरी देखो कितनी है, 70,000। तो क्या करूंगा, ऐसे
8,40,000, ठीक हो गया। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 10,000, क्या करूंगा? सारा टैक्सेबल। 1,20,000, ये भी टैक्सेबल हो गया। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस 8,000, क्या करूंगा? सारा टैक्सेबल, क्योंकि एग्जाम्पशन है ही कोई नहीं। 96,000। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी लिख लो यहीं पे। रीइंबर्समेंट कितना बताया हुआ है? मंथली बताया हुआ है कि पूरे साल का बताया हुआ है? हाँ, ड्यूरिंग द ईयर 60,000, ठीक है, सो 60,000। अब आ गया प्रोविडेंट फंड, जो असल मसला है। तो प्रोविडेंट फंड के केस में आपको कहानी तो याद होगी कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। यहाँ जल्दी से मैं क्विकली ना यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि एम्प्लॉयर एक बैंक अकाउंट ओपन करेगा और इस बैंक अकाउंट में एम्प्लॉय हर महीने कुछ पैसे जमा करेगा। जितने पैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उतने ही पैसे एम्प्लॉयर भी अपनी पॉकेट से इस बैंक अकाउंट में डालेगा। इसमें जो पैसे आ जाएंगे, इस पैसे को क्या कर दिया जाएगा? इन्वेस्ट। और उस इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा, सूद, मार्कअप आ सकता है, प्रॉफिट आ सकता है, और वो भी इस बैंक अकाउंट में दोबारा जमा हो जाएगा। और जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको ये सारे पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों में क्या क्या शामिल होगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड है। तो ये 1 + 2 + 3 ये उसको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जब उसको मिलेंगे तो इसको टैक्स करने के दो तरीके टैक्स लॉ ने बताए हुए हैं। तरीका नंबर 1 ये है कि अगर तो आपका प्रोविडेंट फंड क्या है? रिकॉग्नाइज्ड है, तो फिर इन 1, 2 और 3 अमाउंट्स को जिस वक्त इस बैंक अकाउंट में डाला जाएगा उस वक्त इसकी टैक्सेशन की जाएगी। टैक्सेशन एट टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि जब उस बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे होंगे हर साल, तो हर साल थोड़ा थोड़ा आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोविडेंट फंड क्या होगा? अनरिकॉग्नाइज्ड, तो फिर कंट्रीब्यूशंस को नहीं छेड़ा जाएगा। जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे ये सारे के सारे को क्या कर दिया जाएगा? टैक्सेबल, यानी एक बड़ी अमाउंट इकट्ठी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ज्यादा नुकसान दायरे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर ही बनता है, क्योंकि हैवी अमाउंट जब मिलेगी तो टैक्स स्लैब ऊपर चले जाएंगे, तो टैक्स रेट ज्यादा लगेगा उस इनकम को। तो अब यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कौन सा है। हाँ, लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब ये कि जब कंट्रीब्यूशन जाएगा तब उस साल में इसकी टैक्सेशन बनानी पड़ेगी। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का रेलेवेंट स्लाइड के ऊपर आप चले जाना। तो ये प्रोविडेंट फंड की स्लाइड है जी, स्लाइड नंबर 57। और इसमें हमारे रेलेवेंट कॉलम कौन सा है? ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसमें जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा तो कुछ भी नहीं करना, जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा तो कुछ कुछ करना है, जब रिटर्न क्रेडिट होंगे तब कुछ कुछ करना है, और जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा तो वो क्या होगा? एग्जाम, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा अमाउंट? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सवाल में देखो क्या बताया हुआ है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹8,400 पर मंथ टू प्रोविडेंट फंड, इक्वल अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय वजाहत टू द फंड। तो अब जो वजाहत कंट्रीब्यूट कर रहा है वो क्या है? और इसको मैंने कुछ भी नहीं करना, नो ट्रीटमेंट। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको तो करना है। तो पहले वो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कर रहा है पर मंथ? हाँ, 8400 पर मंथ। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको सवाल में बताया हुआ है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8400 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 1,08,000। 1,100,800 ये एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है। इसके साथ क्या सलूक करोगे? जो यहाँ लिखा है 1,50,000 या 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस लेसर इज एग्जाम्प्ट। इसमें से कुछ अमाउंट मुझे एग्जाम्प्ट करनी है। वो जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है वो क्या है? वो है 1,50,000 या 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस।
तो 10% बनाना पड़ेगा बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। इसको जरा प्लस करें, कितना बनता है? 9,60,000। 9,60,000 का 10% करोगे कितना हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे सीधा 96,000 ही लिख दूं, इजाजत है? इन दोनों में से जो अमाउंट क्या होगी, लेसर इज एग्जाम्प्ट, ये लिखा है ना, तो लेस कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट। बाकी क्या होगा? टैक्सेबल। तो अब इसमें से कितना आ गया? 4,800। ये 4,800 हमने इस अब सैलरी इनकम के अंदर ऐड कर लेना, इसी के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड की अमाउंट कितनी है सवाल के अंदर जो दी हुई? एन इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू द फंड इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹3,91,000 एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस वॉज क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड। तो 3,91,000 भी इसके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। तो पहले तो वो अमाउंट लिख लेते हैं जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, वो कितना है? 3,91,000। अब इसमें कुछ एग्जाम्पशन है। क्या है? रिटर्न एट द रेट ऑफ 16% या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो मुझे कैलकुलेट करना है रिटर्न एट द रेट ऑफ 16%। रिटर्न एट द रेट ऑफ 20% दिया हुआ है ना? 3,91,000 20% पे है, तो इसको 16% पे लाने के लिए आपने ये कर देना, जो परसेंटेज दी हुई है उससे क्या कर दो, डिवाइड, और जो परसेंटेज बनानी है उससे मल्टीप्लाई। 3,12,800। तो ये आ गया रिटर्न एट द रेट ऑफ 16%। और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ये है ना, इंटू 9,60,000, कितना बना? 3,20,000। तो ये जो दो अमाउंट्स आई हैं, इसमें से कौन सी अमाउंट एग्जाम्प्ट होगी? हाँ, हायर इज एग्जाम्प्ट ना, अभी हायर एग्जाम्प्ट करना है। तो इन दोनों में से देख लें हायर अमाउंट कौन सी है? 3,20,000। तो 3,20,000 विल बी एग्जाम्प्ट, जो कि मेरी इंटरेस्ट इनकम में से माइनस होगा। 391 में से मैंने क्या कर देना है? 3,20,000 को माइनस कर देना है, कितना आ गया? 71,000। ठीक हो गई? सो ये 391 में से 320 माइनस हो गया 71,000। तो अब आपकी सारी इनकम सैलरी की क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे इसका टोटल बनाएंगे, टैक्स स्लैब अप्लाई करेंगे, विदहोल्डिंग टैक्स अगर कोई दिया है वो माइनस करेंगे, और फिर अपना जवाब आप मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है जी? यहाँ तो कोई सवाल है किसी का? एनी क्वेश्चन? हाँ हाँ बिल्कुल, ये ट्रीटमेंट तो पता होने चाहिए, यही तो पता होना चाहिए, बाकी तो सवाल में दिया हुआ है। हाँ जी, ऑनलाइन में है किसी का क्वेश्चन कोई? आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। ठीक है जी, जबरदस्त। फिर कोई सवाल हो तो ग्रुप में पूछ लेना।